चलिए तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मालूम ही है कि पिछले क्लास में अर्थशास्त्र के इकाई 1 के कुछ पॉइंट को पढ़ाए थे और आज शेष पॉइंट को हम पढ़ाएंगे। आज का पॉइंट होगा मानव विकास सूचकांक। वैसे पिछले क्लास में हमने मानव विकास सूचकांक पर बहुत हद तक चर्चा कर दिए हैं और ये भी बता दिए थे कि मानव विकास के 3 इंडिकेटर है, उन तीनों का नाम भी बता दिए थे। और उसमें से पहला हमने बताए थे जीवन आशा, दूसरा बताए थे शिक्षा की प्राप्ति और तीसरा बताए थे हमने जीवन स्तर। उसमें से जीवन आशा को हमने कल लिखा भी दिए थे और आज ये जो 2 बचे हुए हैं मानव विकास के सूचकांक, जो 2 बच गया है उसको समझाएंगे और लिखाएंगे भी। तो अभी हमने बताया आपको कि मानव विकास के 3 प्रमुख सूचक है। उसमें से एक का नाम अभी हमने बताए थे जीवन आशा, दूसरा था शिक्षा की प्राप्ति, और तीसरा है जीवन स्तर। मानव विकास के जो 3 सूचक थे उसमें से जीवन आशा को हमने समझा भी दिए थे और लिखा भी दिए थे। और आज होगा शिक्षा की प्राप्ति। पहले शिक्षा की प्राप्ति को सुन लीजिए। शिक्षा की प्राप्ति से भी मानव के बुद्धि विवेक बढ़ता है। जब हम शिक्षा की प्राप्ति करते हैं अर्थात सीखते हैं तो स्वतः ही हमारे अंदर जो ज्ञान है वो बढ़ जाता है, हमारे बुद्धि विवेक बढ़ जाता है, अर्थात मानवीय विकास होने लगता है जब हम शिक्षा की प्राप्ति करते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा की प्राप्ति का जो स्तर है वो मानव विकास का इंडिकेटर है। आप जिस स्तर से, जिस तरह से शिक्षा की प्राप्ति करेंगे उसी तरह से आपके मानवीय गुण, आपके बुद्धि विवेक बढ़ेगा। अगर आप शिक्षा की प्राप्ति ठीक ढंग से नहीं करेंगे तो आपके बुद्धि विवेक नहीं बढ़ेगा। तो स्पष्ट हो गया कि शिक्षा की प्राप्ति भी मानव विकास के सूचक है। अब इसको आप लोग नोट। शिक्षा प्राप्त करने से मानव की बुद्धि विवेक प्रभावित होती है। अतः शिक्षा की स्तर मानव विकास के सूचक है। अब हम दूसरे पॉइंट जो है मानव विकास के सूचकांक जो तीसरा है जीवन स्तर, इसको बताएंगे। इसको भी लिख के आप लोग डैश दीजिए। पहले इसको भी समझ लीजिए मेरे भाई। आप हम जीवन यापन जो करते हैं उसका स्तर होता है, वो स्तर भी मानव विकास का सूचक है। चूंकि जिस व्यक्ति के पास जिस तरह का बुद्धि विवेक रहता है वह उसी तरह से जीवन यापन करते हैं, उसके जीवन यापन करने का वही स्तर होता है। जब निम्न बुद्धि व्यक्ति में रहते हैं तो उसका जीवन स्तर निम्न रहता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जीवन स्तर मानव विकास के सूचक है। जिस तरह का व्यक्ति का
जीवन स्तर होगा, उसी तरह का मानव विकास होगा। अगर जीवन स्तर उच्च होगा तो मानव विकास उच्च होगा, अगर जीवन स्तर निम्न होगा तो मानव विकास निम्न होगा। इस तरह से आपने जीवन स्तर को समझ गए। लिखिए, उच्च स्तर के उच्च स्तर से जीवन यापन करने के लिए उच्च स्तर के विवेक की जरूरत पड़ती है। अतः जीवन स्तर भी मानव विकास को प्रभावित करती है। तो इस तरह से हमने मानव विकास के जो सूचक है उसको समझाया और लिखाया भी। अगर इसमें किसी तरह का डाउट है तो आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए, तो आप लोगों को किसी तरह का डाउट नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे का पॉइंट है आपका आधारिक संरचना। अब देखिए, आधारिक संरचना क्या है। आधारिक का मतलब होता है आधार। जिस चीज पर कोई टिका हुआ हो वह उसका आधार कहलाता है। संरचना मतलब होता है बनावट, अर्थात आधार का क्या बनावट होना चाहिए, इसका मतलब यही हो गया। आधारिक संरचना का इकोनॉमिक्स की दृष्टि से मतलब हुआ विकास के उस क्षेत्र से जिस पर हमारा विकास टिका हुआ है, जिस से हमारे विकास की गति बढ़ती है, वह आधारिक संरचना कहलाते हैं। मैं एक दो चीज का नाम ले लूं। बिजली आधारिक संरचना हो गया, परिवहन सेवा आधारिक संरचना हो गया, बैंक आधारिक संरचना हो गया। क्योंकि ये सब का विकास में काफी अधिक योगदान है। इसके अभाव में विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है, या फिर ये जब कमजोर रहेंगे तो विकास भी कमजोर हो सकते हैं। इसलिए इसको आधारिक संरचना माना गया है। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आधारिक संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं, उसे आधारिक संरचना कहा जाता है। जैसे बिजली, परिवहन, संचार, स्कूल, कॉलेज, बैंक आदि आधारिक संरचना के अंतर्गत आते हैं। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका बिहार के विकास की स्थिति। बिहार के विकास की स्थिति। तो इसको भी पहले आप समझ लीजिए। बिहार के विकास की स्थिति। बिहार में विकास की क्या स्थिति है, क्या हाल है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। बिहार भारत के एक ऐसे राज्य हैं जहां की इतिहास काफी गौरवशाली है। यहाँ की जब इतिहास को देखा जाता है, पीछे देखा जाता है, तो काफी गौरवान्वित यहाँ के लोग महसूस करते हैं। लेकिन जब विकास की
बात होने लगती है तो फिर बिहारवासी को काफी लज्जा आती है, क्योंकि यहाँ की विकास की गति काफी धीमी है। जबकि एक चीज स्पष्ट है कि यहां पर विकास के साधन है, लेकिन उसका सही ढंग से उपयोग नहीं हो रहा है, अभी तक नहीं किया गया है। इसलिए विकास की जो स्थिति है वो काफी दयनीय बनी हुई है। यही कारण है कि आज बिहार के लोगों में काम करने की अपार क्षमता उपस्थित है, लेकिन बिहार का विकास जिस गति से होना चाहिए उस गति से नहीं हो रही है। तो आपने बिहार के विकास की क्या स्थिति है उसको सुने, अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए, वैसे तो बिहार की इतिहास काफी गौरवशाली है, काफी गौरवशाली है। विकास की स्थिति, लेकिन विकास की स्थिति दयनीय बनी हुई है, लेकिन विकास की स्थिति दयनीय बनी हुई है। जबकि बिहार में संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जबकि बिहार में संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, परंतु उसका सही ढंग से उपयोग नहीं हो रहा है। बिना यही कारण है कि अभी तक बिहार पिछड़ा हुआ है। यही कारण है कि बिहार अभी तक पिछड़ा हुआ है। आप चेंज कर दीजिए। लिखिए, उपर्युक्त वर्णन से, वो जो लिखते थे हम लोग पहले, उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट हो रहा है कि बिहार के विकास की स्थिति अच्छी नहीं है। बिहार के विकास की स्थिति अच्छी नहीं है। अगला पॉइंट है आपका, बिहार के पिछड़ापन के कारण बिहार की जो विकास की गति है वो क्यों नहीं बढ़ रही है। बिहार अभी तक पीछा विकास में क्यों है, इसके कारण को इस पॉइंट के अंतर्गत हम बताएंगे और लिखाएंगे भी। लेकिन मेरे भाई, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि समय आपका समाप्त हो रहा है। मात्र 30 सेकेंड है आपके पास समय। आज हम इसको नहीं तो ज्यादा इसके संबंध में बोल पाए और नहीं लिखा पाए। आज की क्लास को यहीं पर विराम देना पड़ता है।